So you don't have to expect the worst scenario, but you have to be prepared for it. ओके प्रिपरेशन जब होता है ना, तो उसमें ये फायदा हो जाता है कि कभी भी आपको है ना वो डर नहीं आता कि अगर वर्स हो गया तो क्या होगा। और जो डर नहीं आता तो वो आप नेगेटिव मैसेज यूनिवर्स में डालते ही नहीं हो। जो लोग तैयार नहीं होते ना वर्स सिनारियो के लिए, उनको मन में डर रहता है। ओके कभी भी डर आ जाता है, तो देन दे पुट नेगेटिव इंटेंशन इन द यूनिवर्स कि अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो मेरा क्या होगा। ओके जैसे अपना टू गिव एन एग्जांपल, मेरे पास पहले लाइफ इंश्योरेंस जो अपना, जब मैंने फर्स्ट टाइम बड़े वाले पॉलिसीज लिए लाइफ इंश्योरेंस के, उसके बाद मैं बाइक चला रहा था, आई वाज लाइक अ फ्री बर्ड, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फैमिली के लिए टेंशन नहीं है। ओके तो यानी मेरे को कोई नेगेटिव मैं ये नहीं आता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। ओके सिमिलरली मैंने कैंसर कवर प्लान ले लिया, तो उसमें ये सब प्लान लेने की वजह से क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो मुझे फ्यूचर का टेंशन नहीं होता। रिटायरमेंट प्लान लेके रखा है तो मुझे फ्यूचर का टेंशन नहीं होता है, मुझे अपने फैमिली का टेंशन नहीं होता है। आई नो दैट फाइनेंशियली दे आर 200% सिक्योर्ड, नॉट 100%, आई वुड से 200% सिक्योर्ड। तो यानी नेगेटिव ख्याल उल्टा आने बंद हो जाते हैं इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट आल्सो। ओके तो वो हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करना है। तो अभी आपका होमवर्क यही है कि आप लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाओगे और उसके अगेंस्ट में, हर एक के अगेंस्ट में आप लिखोगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन से गोल के लिए आपको लग रहा है आप यूज करोगे। आपको एक और फायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चलेगा किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कम है आपके पास, किस गोल के लिए आपने ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, और किस गोल के लिए आपने गलत टाइप के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ये भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके तो दिस वुड एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। और आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी ना, तो कई बार क्या होता है, लोगों की एफडियां जो होती है ना वो खो जाती है, वो ड्रावर में रखा हुआ है, ड्रावर के पीछे चली गई, उनको याद भी नहीं रहता है। फिर कभी किसी दिन वो जब घर खाली करते हैं, जब नया पर्सन आता है, बोलता है अरे आपकी एफडी पड़ी हुई। ओके अब आपको मैं बता दूं, ये हमारे साथ ही हुआ है। मेरे पापा के एफडी का एक ऐसे ही हुआ था कि वो जिनको अपना एक जगह पे हम लोग, तो अच्छा था कि वहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 साल के लिए गए थे रेंट पे रहने के लिए, क्योंकि तब हम लोग एक नया फ्लैट, वी वर अपग्रेडिंग अवर फ्लैट। ओके तो 2 साल कहीं रेंट पे रहने गए थे, तो वहां पर वो पीछे चला गया था ड्रावर के पीछे, और बाद में किसी ने आके दिखाया। तो अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, तो आपको पता भी चलेगा। हमारे पास क्या था, लिखा हुआ था पूरा कि ये एफडी है, तो बोले ये एफडी कहाँ गया, एक एफडी मिसिंग है। तो एटलीस्ट वी वर अवेयर कि एक एफडी मिसिंग है, एंड देन वी केम टू नो कि वो वहां पर पड़ा हुआ। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बना दीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। या शीतल, यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर आई मूव फर्दर टू द yes yes हाउस इज एन एसेट इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा उसका लोन चालू है, तो हाउ डू आई मीन उसके ऑपोजिट फिर मैं कैसे लिखूंगी कि वो किसी गोल के लिए मैं यूज करूंगी। हाँ अभी जो अपना होम है वो घर रहने के लिए, राइट? राइट तो वो पर्सनल एसेट हो गया। ओके तो वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वो पर्सनल एसेट हो गया वो। तो वो भले लिख दो कहीं पर भी, लेकिन बाजू में लिख दो ये पर्सनल एसेट है। आपका ज्वेलरी जो आपके पहनने के लिए है, उसको भले लिख दो, लेकिन बाजू में लिख दो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये पर्सनल एसेट है। आपकी कार है, कार आपके खुद के यूज के लिए है, तो आप लिख दो एसेट है, लेकिन ये पर्सनल एसेट है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ओके लेकिन उस घर का जो लोन है, वो लोन आपके लायबिलिटी में जरूर जाएगा। ओके तो लायबिलिटी की आपको लिस्ट भी बनानी है। ये जो अभी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बन रही है, वैसे आपको एक लायबिलिटी की लिस्ट बनानी है। लायबिलिटी यानी जो भी आपने कर्जा ले रखा है, शायद वो आपके अपना होम लोन होगा, शायद वो कार लोन होगा, या कोई बिजनेस लोन होगा, या पर्सनल लोन होगा, तो वो सब जो कर्जे हैं वो आपके लायबिलिटीज की लिस्ट में जाएंगे। तो आपको पता होगा कि आज की तारीख में मुझे कितना पैसा चुकाना है। और तीसरा जो होगा, तीसरा होगा आपका जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओके वो भी आपको लिस्ट बनानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी आपका खुद का रिटायरमेंट, वो आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आपको वो लिखना है कि अपना रिटायरमेंट, और आपको फिर लिखना है उसके अगेंस्ट में कि आपको क्या लगता है कि कितना अमाउंट जरूरत पड़ेगा। ओके आपको जो मन में आए आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एक एक चीज पे जाएंगे, और आई एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि उसको करेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि पहले लेवल पे आप अपने हिसाब से, आपके अंदाजे से लिखिए वहां पर। ओके
बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी है तो उसमें भी लिख दीजिए कि मुझे इतने सालों बाद इतना अमाउंट होना चाहिए बच्चे की एजुकेशन के लिए। बच्चे की शादी की जिम्मेदारी है तो लिख लीजिए मुझे इतने साल बाद इतना अमाउंट चाहिए बच्चे की शादी के लिए। एक अंदाजा लिखते जाइए, फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि आपके क्या गोल्स है। इसको हम लोग अभी आपको मैं बोल रहा हूँ जैसे आप अपने हिसाब से लिखिए, बाद में हम उसको सिस्टमैटिक वे में लेकर आएंगे। ओके, लेकिन पहला जो फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा ना वो आप अपने हिसाब से बनाओगे। अब तक क्लियर है जो भी मैंने बोला? एसेट्स आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप जो भी आपके पर्सनल एसेट है वो भी आप लिख लोगे, लेकिन बाजू में लिखोगे पर्सनल एसेट। और आपके लायबिलिटीज यानी आपको जो जो कर्जे लिए हुए हैं, और इसके अलावा आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिखोगे। ओके, अब ये लिखने के बाद आपको दो चीजें और लिखनी है। ओके, क्योंकि हम लोग क्या बोला कि नेहा कुछ बोला आपने? आप रिपीट करोगे? अभी आपने और क्या बोला लिखने के लिए? हाँ, तो पहला तो आपके पर्सनल एसेट्स, आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपके हैं वो लिखोगे कि आपके कौन से इन्वेस्टमेंट है, कौन से पर्सनल एसेट है। ओके, पर्सनल एसेट में आपका खुद का ज्वेलरी जो आपने पहनने के लिए रखा हुआ है, आपका घर जो आपने अपना रहने के लिए रखा हुआ है, तो वो सब पर्सनल एसेट में आएगा क्योंकि वो बेचने के लिए नहीं रखा हुआ है। ओके, और इसके बाद आप लायबिलिटी लिखोगे कि जो जहां जहां से आपके कर्जे लिए हुए हैं वो लिख दोगे। और इसके बाद आप ये लिखोगे कि आपकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन से साल में वो जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, उसका कितना लगभग खर्चा आएगा, अंदाजा लिखना है आपको। ये होने के बाद आपको दो चीजें और लिखनी है। एक है आपके इनकम कहाँ कहाँ से आती है। ओके, तो अभी तो आपको शायद लगेगा मेरी तो इनकम सिर्फ सैलरी से आती है, लेकिन जब लिखने बैठोगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ वो घर से रेंट भी आता है, अच्छा ये इंटरेस्ट भी आता है। ओके, यहाँ से इंटरेस्ट भी मेरे को मिलता है। ओके, और कंपनी से हर साल दिवाली में बोनस भी मिलता है। तो वो आपको ऐसे एक आइडिया आते जाएगा कहाँ कहाँ से आपकी इनकम आती है। ओके, और हम लोग फिर बाद में आगे ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करें इनकम के। और आपके इनकम के अलावा आपके खर्चे, एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आपको जो मंथली एक्सपेंस जाते हैं तो आप वो लिख लोगे कि महीने का घर का खर्चा किराना पे अंदाजा इतना रुपया होता है। ओके, दूध वगैरह पे अंदाजा इतना रुपया होता है। और बाई आती है काम करने के लिए, उसका अंदाजा इतना होता है। ओके, बाई का तो आप एग्जैक्ट भी लिख पाओगे, लेकिन बाकी सब आपको एक रफली एक अंदाजा लिखोगे कि ये अपना खर्चा हो रहा है। और जो कुछ खर्चे होंगे जो आपके हर 3 महीने में आते हैं तो आप वो लिख दोगे क्वार्टरली एक्सपेंस। समझो बच्चे का फीस है, क्वार्टरली एक्सपेंस होता है, तो वो बच्चे का फीस लिख दोगे क्वार्टरली एक्सपेंस। ओके, और जो आपका बच्चे का फीस आप 6-6 महीने भरते हो तो आप वो 6 मंथली एक्सपेंस लिख दोगे। और एनुअल एक्सपेंस लिखोगे, समझो आप साल में एक बार एक दिवाली पे आप या क्रिसमस पे आप कुछ खर्चा करते हो तो आप वो लिख दोगे। ओके, और एनुअली समझो आपका लेट्स से कहीं पर आपको मेंटेनेंस भरना पड़ता है तो आप वो लिख दोगे, जो आपको पता है कि एनुअल एक्सपेंस ये होते हैं। ओके, जैसे आपका आपने जब भी किसी ने पूछा एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम, ओके, तो आप वो भी लिख दोगे। देखा जाए तो एक्चुअली में वो एक्सपेंस नहीं है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, लेकिन फिलहाल आपका आउटफ्लो है, इसके लिए आप फिलहाल वहां पे लिख दोगे, बाद में हम आपको उसको पूरा मैनेज करवाएं कि कैसे लिखना है। लेकिन अभी के लिए आप वो लिस्ट में लिख दीजिए। यानी जहां जहां पर आपका पैसा जा रहा है ना, वो यहाँ पर अगर फाइल में एक एटलीस्ट एक रफली आ जाएगा ना तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। क्योंकि लोगों की बड़ी गलती यहाँ पे यही हो जाती है कि उनको पता ही नहीं है कि कितना खर्चा है। ओके, जिसको पता नहीं होता है तो कभी कभी वो ज्यादा खर्चा कर लेता है, कभी कभी वो ज्यादा सेविंग भी कर लेता है। मतलब क्या होता है उसमें गड़बड़ कि आपको आपने बोला मेरा तो महीने में 30,000 खर्चा होता है और मेरी इनकम है 70,000, तो 40,000 तो बच जाता है मेरा। तो मुझे एक सर मुझे है ना 40,000 पर मंथ वाला एक एलआईसी प्लान दे दो। अब मैंने प्लान दे दिया। अब बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये जो एनुअली हम लोग वेकेशन पे जाते हैं वहां पे हमारा 50,000 खर्चा होता है। अरे वो तो हुआ ही नहीं। तो अब क्या होगा, अभी वो प्रॉब्लम आएगा। ओके, क्योंकि पता ही नहीं था कि एनुअल वाले हमने कहीं पे लिखे हुए नहीं थे। आपका मोबाइल बिल 500 रुपये भी अगर आता है तो आता तो है ना, तो वो भी लिख दोगे। मुझे अभी भी मालूम है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो वहाँ के प्लांट के जो हेड है कांदिवली में, उन्होंने बोला कि उन्होंने उनके पास 2 फाइनेंशियल प्लानर है। ओके, 2 उनके फाइनेंशियल प्लानर है। तो मेरे जो सेशन में बैठे जब फर्स्ट टाइम
तो मुझे पहले ही बोल दिया गया कि सर आज आपके सेशन में प्लांट हेड बैठने वाले हैं। ये मैंने तभी नया नया टाइम्स ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग शुरू किया था। ओके, बोला प्लांट हेड बैठने वाले हैं और उनके 2 फाइनेंशियल प्लानर है। अब जिनके पास 2 फाइनेंशियल प्लानर है उनका नॉलेज तो भरपूर रहेगा, उनको मैं क्या नया सिखाऊंगा। लेकिन जब मैंने सेशन लिया तो मैं तो जो सिखाने वाला हूँ मैं तो वही सिखाऊंगा, मैंने वही सिखाया। तो उन्होंने एक बात बोली एंड में आके कि मुझे भी काफी कुछ नई बातें मालूम पड़ी जो मुझे नहीं पता थी। तो दैट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट कि चलो अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ नया इनको मैं बता पाया। तब उन्होंने एक बात बोली, बोले मेरे पास है ना, आप देखोगे मैंने 20 रुपए की चाय भी पीता हूँ ना, मेरे पास उसका भी हिसाब रहता है। बोला मेरा ऐप है, मैं उसमें अपना वो 20 रुपए का चाय तो वो भी लिख देता हूँ। आप मुझे पूछोगे तो मैं नहीं लिखता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि वो चाय का भी पैसा लिखो या क्या। ओके, हम अभी रश्मि आज इस सेशन में नहीं है, रश्मि ने बहुत अच्छा लिस्ट बनाया एक्सपेंसेस का, तो मैं उसको बोलूंगा आपके साथ वो फाइल शेयर करेगी, आप देखना उसने कैसे सारे एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। तो जिनको डिटेल में लिखना पसंद है आप डिटेल में लिखिए, जिनको डिटेल में लिखना नहीं पसंद है कोई बात नहीं, आप अंदाजा लिख लीजिए कि हफ्ते में मेरा चाय पानी पे इतना खर्चा होता है। परफेक्टली फाइन, क्योंकि ये प्लान है। ओके, ये प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को कुछ एग्जैक्ट, क्योंकि जब एक्यूरेट के चक्कर में जाएंगे ना आप लोग, ऑथेंटिक यू में आपने मैसेज पढ़ा था कि जब एक्यूरेट शहनाज जी ने मैसेज वो शेयर किया था, शहनाज जी क्या था वो मैसेज, पुअरली और डू इट पुअरली फॉर द फर्स्ट टाइम। सर कौन सा मैसेज सर? जो आपने उस दिन लिखा था ना कि पहली बार करो तो पुअरली करो, भले उसको अपना परफेक्टली करने की जरूरत नहीं है। राइट सर। राइट, तो अभी इसमें भी आपको है ना चलेगा, अंदाजा भी रहेगा, चलेगा, एटलीस्ट कुछ तो रहेगा। मतलब एकदम ब्लैंक से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो ये आपका होमवर्क है और ये होमवर्क होने के बाद कल का जो सेशन होगा ये आपको बहुत यूजफुल होगा। अभी हम लोग जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। ओके, अभी ये जो है ना ये वाली एक्टिविटी इसमें आप लोग ही आंसर करोगे, इसमें मैं पीपीटी नहीं दिखाऊंगा, इसमें आप लोग आंसर करोगे। आप मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ओके, अभी ये तो चलो टाइप हो गए, अभी इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल बता दीजिए मुझे। इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ कहाँ पे पैसे अपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप अपने हिसाब से बताइए और नाम बताइए, कितना किया है वो मत बताइए। मेडिकल पॉलिसी, ओके, LIC पॉलिसी। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, है ना मैं अभी हर एक से पूछूंगा, ये आई थिंक बेटर रहेगा। तो मैं अल्फाबेटिक सीक्वेंस में जाऊंगा। पहले अन्वेषा, अन्वेषा आपने मतलब कौन कौन सी जगह आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप अंदाजा बता दीजिए। सर कहाँ इन्वेस्ट किया है वो? हाँ, कहाँ कहाँ पे आपने पैसे साइड में किए हुए हैं, सेविंग किया है या इन्वेस्ट किया है? हाँ, तो FD, RD, देन सेविंग अकाउंट, देन प्रॉपर्टी, LIC एंड कुछ जैसे सर वो मैरिज में गोल्ड वोल्ड मिलता है तो दैट आई डोंट वेयर बिकॉज दे आर वेरी हेवी, सो वो भी तो एडमिट हो जाएंगे ना। ठीक है, वो भी इन्वेस्टमेंट हो गया आपके। हाँ, वो और यही है सर बस। ठीक है, थैंक यू। आदिति। सर FD, RD, NPS, PPF और म्यूचुअल फंड। अर्चिता। अर्चिता, आप जहां कहीं भी हो रूम में आ जाइए। ओके, टिल देन वील गो टू चंद्रा। Properties, mutual funds, stocks, that is obviously PF, security, FDRD, ULIP. गुड, That's probably. राइट। तो अभी आप लोग को समझ में आया ना कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, अभी जवाब आपके ही आ रहे हैं। ओके, अभी NPS कई लोगों को शायद नहीं पता होगा। NPS भी है, हाँ राइट। ओके, तो FD, RD, FD सबको पता है, RD सबको पता है। ओके, और RD मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। ओके,
तो जिसमें आप हर महीने बैंक आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा लेते जाएगा, उसमें आपके अकाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करते जाएगा, और जितने भी टेन्योर का आरडी रहेगा तो वो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। तो इसका मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जो लोग को भी मैं LIC के प्लान देता हूँ ना, उनको मैं आरडी जरूर शुरू करवाता हूँ। कैसे? आई गिव यू एन एग्जांपल। समझो आपको पता है कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो है लेट्स से 1,20,000। ओके, तो यानी मंथली 10,000 है। तो मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि आप है ना पहले साल का आपके पास कोई भी FD वगैरह भी रहेगा ना 1,20,000 का, तो आप वो FD को तोड़ के आप यहाँ पर 1,20,000 LIC में डाल दो। ओके, एक साथ भर दो, 10,000 पर मंथ में मत जाओ। क्यों? क्योंकि 10 आप पर मंथ में जब जाते हो तो आप कट टू कट चल रहे हो, मतलब एक महीने में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपका फिर वो वहां पर वो पॉलिसी लैप्स हो जाता है। तो कट टू कट नहीं चलना है, आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। तो पहला वाला जो अमाउंट होता है वो सीधा अपना मैं 1,20,000 सीधा डलवा दूंगा पॉलिसी में। अब अगला जो अमाउंट आएगा 1,20,000 नेक्स्ट ईयर, उसके लिए मैं आरडी शुरू करवा देता हूँ, 10,000 पर मंथ वाला आरडी। तो अब क्या होता है, अच्छा ये जॉब वालों को करवाता हूँ, जॉब वालों को मैं आरडी करवाता हूँ। जो बिजनेस वाले होते हैं उनको मैं लिक्विड फंड करवाता हूँ। लिक्विड फंड और आरडी में फर्क ये है कि आरडी में आपको हर महीने उतना अमाउंट डालना है। ओके, तो यानी आपका वो रेगुलर है और उसमें डिसिप्लिन से करना है। तो वो जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए वो पॉसिबल है, क्योंकि उनका हर महीने सैलरी आता है, उनके सैलरी से वो अमाउंट निकल जाएगा, आरडी में चला जाएगा, और एक साल बाद उनको नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम देने के लिए पैसा अवेलेबल रहेगा। ओके, तो यानी एक साथ बोझ नहीं आएगा वो अमाउंट का। और बिजनेस वालों के लिए लिक्विड फंड में ये फायदा होता है कि आज आपने 10,000 डाल दिए, 3 महीने बाद आपने 30,000 डाल दिए, ओके, 2 महीने बाद आपने 50,000 डाल दिए, आपके ऊपर है। जब आपके पास बिजनेस में ज्यादा पैसा है आप डालते जाओ। तो आपके पास ये पूरा एक साल है पैसे का बंदोबस्त करने का अगला प्रीमियम के लिए। अब समझो कोई ऐसा साल आया जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो वो साल में आप क्या करोगे, आप वो LIC के एनुअल ऑप्शन को चेंज करके मंथली ऑप्शन कर दोगे। तो आपको उस समय लेट्स से 3 साल के बाद आपका कुछ प्रॉब्लम आया है, ओके, जब आपके पास 1,20,000 नहीं है, उस समय क्या करोगे, आप बोलोगे अब मुझे है ना 10,000 पर मंथ ही चाहिए। तो अब आप वो सीधा समझो लेट्स से मार्च में आपका ड्यू है, तो 1,20,000 के बदले आप 10,000 रुपीज हर महीने भरना शुरू कर दोगे। तो वहां पर आपको वो बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में वो बेनिफिट नहीं लिया था, तो जब जरूरत पड़ेगी तब आपको वो बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग स्टार्टिंग में ही ये ले लेते हैं मंथली का ऑप्शन, तो उसमें क्या होता है, उनको कट टू कट चलना पड़ता है, तो उसमें कभी भी प्रॉब्लम आया तो देन दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ओके, तो वहां पर हम लोग ये आरडी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, अब आपने आरडी बोला, एफडी बोला, लिक्विड अपना ये अब आपको ये प्रॉपर्टी भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी में दो तरह का उसमें से फायदा होता है लोगों का नॉर्मली। एक होता है प्रॉपर्टी का रेंटल, जो रेंट आएगा, और दूसरा होता है प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जो रेंट आता है ना उसका प्रॉपर्टी का, एटलीस्ट जितने भी एरियाज हमने यहाँ पे लोकली देखी है, जो मेट्रो सिटीज वगैरह आप देखोगे, तो वहां पर जो रेंट आता है स्पेशली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज का, वो आपको साल का 2 या 3% आता है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रेंट जो होता है वो टिपिकली 15-20 हजार रुपया होता है। तो अगर 20,000 भी पकड़ लो तो साल का कितना हुआ, 2,40,000, दैट मीन्स 2.4% आपको रेंटल मिलता है, मतलब उसका रिटर्न आपको मिलता है। सो दैट इज प्रेटी लेस। ओके, लेकिन उसका जो कैपिटल एप्रिसिएशन था, जिसकी वजह से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे पहले बहुत, ओके, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ती थी, अब आप वो समझो। क्योंकि कोई भी चीज की वैल्यू कब बढ़ती है, जब उसका डिमांड बहुत रहता है। ओके, तो उस चीज की वैल्यू प्राइस जो है वो बढ़ते जाती है। अब ये डिमांड कहाँ से आता था प्रॉपर्टीज का, अभी आप समझो इस बात को। प्रॉपर्टी का डिमांड आता था उन लोगों से जिनको ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना है।
ओके, क्योंकि मेजॉरिटी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट में सेल कर बाय करते थे वो लोग करते, डॉक्टर लोग बहुत परचेज करते थे, उनका ब्लैक मनी बहुत होता था। ओके, तो ये जो है ना प्रॉपर्टी का मेजर डिमांड जो था वो आता था पॉलिटिशियन से जिनके पास बहुत ब्लैक मनी होता है, बिजनेसमैन से जिनके पास बहुत ब्लैक मनी होता है। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन की वजह से ब्लैक मनी जो है ना वो काफी कम भी हो गया और काफी सारा व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा ब्लैक मनी वाइप ऑफ हो गया, नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो गया उस समय। लोगों ने तरीके ढूंढ निकाले उस समय और वो व्हाइट मनी। अब ऐसे लोगों के पास नाउ दे हैव मोर ऑप्शंस। अब वही लोग जिनके व्हाइट मनी आ गया वो कहीं भी डाल सकते हैं। अभी उनको प्रॉपर्टी में अपना पैसा लॉक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, इसीलिए आप देखोगे प्रॉपर्टी का जो है, जिन्होंने 6 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, 10 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, आप उनको पूछो प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ा है 10 साल में। 12 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, 12 साल पहले जो प्रॉपर्टी का प्राइस है और आज के प्रॉपर्टी प्राइस में आप उनको पूछो कितना रेट बढ़ा है, कितना उनका रिटर्न आया है, हार्डली एनीथिंग। ओके, कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनको एक्चुअली में अपना जितने में खरीदी है उतने में बेच नहीं पा रहे। मेरा भी एक ऐसा प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा नहीं, मेरी मम्मी का ऐसा एक प्रॉपर्टी है। ओके, जो अपना जिस प्राइस में लिया था, ओके, वहां पे ये था कि सैमसंग का अपना वो टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री वहां पे आएगी, तो वहां पे बहुत डिमांड बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को ये लगेगा। कुछ नहीं हुआ और भी 10-12 साल हो गए वैल्यू बढ़ने के बदले नेगेटिव में है। ओके, तो ऑलरेडी अपना जितने में लिया था उससे 20-30 तक का नीचे चल रहा है। और मेन जो इतना पीरियड चला गया, उतने पीरियड में अगर एफडी में भी रखा होता तो 40 तक 50% तो ऊपर जा चुका होता था वो। यानी एक्चुअली में 12 साल पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता 6% से भी। ओके, तो अब वहां पे नेगेटिव और डबल ये फर्क, ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी प्रॉपर्टी में अपना जो ले रहे हैं ना वो नीड बेस्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करके बहुत कम लोग अभी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शन है जहां पर वो पैसे का रोलिंग ज्यादा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में पैसे का रोलिंग ज्यादा नहीं हो पाता है। प्रॉपर्टी वाज अ प्लेस टू हाइड योर ब्लैक मनी, मेजर डिमांड वहां से ही आ रहा था। तो अभी के टाइम में प्रॉपर्टी इतना लिक्विडेटिव नहीं है अभी, जो पहले हुआ करता था। जो कैपिटल एप्रिसिएशन पहले होता था अभी वो नहीं होता है। ओके, क्योंकि हम लोग के पास है, मेरी मम्मी को मतलब अभी हमारे घर में फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाली मेरी मॉम, ओके, और वो 5वीं पास है। बट फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे मतलब हमारे घर पे पूरा उन्होंने ही चला है। आज उनकी वजह से हम लोग पढ़ लिख के हम लोग किसी लायक बने हैं। क्योंकि जब पैसा नहीं होता था घर पे, पापा बोलते थे, पापा हाथ उठा देते, बोले मेरे पास नहीं है पैसा, तब मम्मी अपना एक्स्ट्रा काम करके शी यूज्ड टू जनरेट द इनकम। और प्रॉपर्टी में भी वो जाके देखती थी, अलग अलग जगहों पे जाके देखेगी कि कहाँ पर है वो सस्ता वाला। 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीदा है कि 1 लाख का प्रॉपर्टी खरीद के चलो 1.5 लाख में बेचना, तो वो भी मम्मी ने किया है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो तभी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता था ना, तो तब वो ऑप्शन थे। अभी वक्त बदल गया है, तो अभी जहाँ पे लॉस हुआ है तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है ना, उस समय आपने कई जगह प्रॉफिट भी तो आपने किया है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया है आपने, तो ठीक है। अभी अपना वो प्रॉपर्टी मार्केट ही ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी एज ए इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस किया। और कौन से ऑप्शन दिए गए थे? अन्वेषा, यू सेड समथिंग मोर आल्सो, प्रॉपर्टी एनपीएस। एनपीएस अदिति ने बोला था। ओके, हम लोग एनपीएस पे आते हैं। एनपीएस क्या होता है? ओके, और चंद्रा ने बोला था शेयर्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड। तो हम लोग अपना इक्विटी और म्यूचुअल फंड पे भी आते हैं। क्रिप्टो, क्रिप्टो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी। क्रिप्टो ना करेंसी है ना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई एक सॉलिड एक बेस होना चाहिए। ओके, क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है, क्रिप्टो जुबान पे चलता है। ओके, इलॉन मस्क आता है, बोलता है मैं वो डॉगी कॉइन खरीदूंगा, चलो भाई फट से वैल्यू 30% ऊपर। काय का इन्वेस्टमेंट? ये इन्वेस्टमेंट हुआ? अब ये भाई साहब बोल रहा है अपना डॉगी कॉइन, खाली वो भी इशारा में बोलता है, इशारे में बोलता है। ओके, वो रियल एक्चुअली वर्ड्स में नहीं बोल सकता, बट वो इशारों में बोलता है। लोग वो इशारा को कभी गलत भी समझ सकते हैं और वैल्यू ऊपर चली जाती है, फिर कोई और इशारा आता है तो वैल्यू नीचे चली जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ? It does not fit in the standard definition of an investment.
देन पीपल से कि ये करेंसी है। करेंसी का जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह होना चाहिए। अभी तक बिटकॉइन को वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है। कभी भी कोई सरकार अचानक बोल देती है कि हम लोग कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। अभी इंडिया में अपना वो अंबानी भाई साहब अपना खुद के कॉइन लेके आने वाला है आगे चल के, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया बाकी बिटकॉइन को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का खुद का, अगर वही करेंसी को वैल्यू देनी है ना तो बाहर की क्यों, इंडिया में खुद की करो भाई, ज्यादा पैसा India is planning to come up with a digital currency. is going to come with that. ओके, तो यानी वो करेंसी के डेफिनेशन में नहीं है। तो आज की तारीख में क्रिप्टो जो है या बिटकॉइन जो है या जो भी है, ये सब चीजें जो है ना, ये आज की तारीख में एक लॉटरी के रूप में पकड़ो आप। ओके, कि हो सकता है आप वो लॉटरी खरीदो, हो सकता है कुछ नहीं लगे आपको, और हो सकता है आपका डबल अमाउंट हो जाए एक हफ्ते के अंदर। ये सब मतलब लॉटरी का चक्कर है, वैसा पकड़ के चलो आप। और हो सकता है जीरो हो जाए वैल्यू, क्योंकि अचानक बैन हो जाए तो वो वैल्यू। हो सकता है किसी की कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए तो आपका वो बिटकॉइन गया। कितने लोगों ने करोड़ों रुपए गवाए हैं वैसे ही कि हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई। और इंडिया में तो वैसे भी अपना कुछ इतना ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी नहीं है आईटी का। ओके, इंडिया में तो लोग कुछ भी अपना कोई एंटीवायरस भी जो लोग लेते हैं तो वो भी पायरेटेड लेते हैं। मैं तो कितने प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन देखे हैं मैंने, वहां पर नीचे लिखा होता है कि प्लीज वैलिडेट योर कॉपी ऑफ विंडोज, मतलब विंडोज भी डुप्लीकेट। मैं बोला डुप्लीकेट यूज करो ठीक है, कोई बात नहीं, घर पे यूज करो ना। यहाँ पर आके आप हजारों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपके विंडोज आपका डुप्लीकेट है, तो वो सही नहीं होता है। लेकिन इंडिया में वो सब चलता है, जुगाड़ जो चलता है यहाँ पर। तो ऐसे कंट्री में अगर आप बोलोगे कि मैं बिटकॉइन में पैसे डालूं, अगर आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हुआ तो गया आपका पैसा, आपका कंप्यूटर हैक हो गया। वहां पे चलो यूएस में हार्ड ड्राइव चलो इतना क्रैश नहीं भी हो, कंप्यूटर हैक हो गया, गया। यहाँ पे लोग डिजिटल फ्रॉड में इतने फंस रहे हैं, जो दोपहर को हम लोग 2 घंटे का सेशन चला हो कि डिजिटल फ्रॉड में इतना फंस रहे हैं। तो आप ऐसे लोग अपना, आप समझ रहे हो बिटकॉइन ये सब कॉइन की वैल्यू, एक एक कॉइन की वैल्यू क्या होती है, लाखों में होती है। तो किसी को भी कितना लालच आएगा कि आपको एक छोटा सा उल्लू बना दे कि अमेजोन की सेल है, आपको फ्री में मिलेगा, और आप वो लिंक पे क्लिक कर दोगे, आपका बिटकॉइन गायब, आबरा का डाबरा गायब। ओके, तो बिटकॉइन को हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ से डिफाइन नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर एज अ लॉटरी ओनली। जिनको लेना है लो, नहीं लेना है मत। So now coming to the एनपीएस। एनपीएस के पहले हम लोग थोड़ा म्यूचुअल फंड को भी समझ लेते हैं। ओके, शेयर मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी की एक हिस्सेदारी परचेज करते हो। अगर होता है ना कि कई बार हमको लगता है कि अरे हमको बिजनेस करना है लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हो, अच्छा दूसरा कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है ना, आप उसके बिजनेस में अपना एक शेयर ले लेते हो कि भाई मुझे थोड़ा शेयर दे दे, क्योंकि मुझे मालूम है तुम अच्छा बिजनेस चलाओगे, तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा ना तो वो प्रॉफिट का हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट का कि आपको एक कंपनी में आपको एक शेयर मिल जाता है। अब उसमें पहले क्या होता था कि जो भी कंपनी का जो अपना वैल्यू, जो अपना शेयर का जो वैल्यू होता है, 10 रुपए का समझो शेयर है, तो वो जब स्टार्टिंग में आता था 10 रुपए में ही बिकता था। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में बिकेगा। ओके, तो फिर जब उसका प्राइस बढ़ता था तो जो लोग शेयर खरीदते थे उनको प्रॉफिट हो जाता। अब आईपीओ में क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या होता है कि वो पहली बार जब शेयर बेचे जा रहे हैं, ओके, तो वो आईपीओ बोलेंगे। तो उसमें जब शेयर 10 रुपए का आता है ना, तो आज की तारीख में वो 10 रुपए का नहीं बिकता है, वो प्रीमियम लगा के बिकता है। कभी वही 10 रुपए का शेयर आपको 300 में बेचा जाएगा। ओके, आप खरीद भी लोगे क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये कंपनी, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि भाई जितनी मलाई थी ना, वो मलाई उन्होंने ले ली। 10 रुपए का शेयर 300 में बेच के 290 उन्होंने तो प्रॉफिट कमा लिया। अब आप क्या ले रहे हो, अभी आप आगे का देख रहे हो। ओके, यानी पहले वाला जो मलाई, क्योंकि आप ये समझो ना कि जो कंपनी का मालिक अगर बेच रहा है, ओके, वो क्यों बेच रहा है आपको। तो इसके लिए यहाँ पर हमको थोड़ा समझना है कि भाई इसके लिए वो शेयर जो होता है ना, अब इसके बाद क्या होगा। शेयर मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है सबसे बड़ा बेवकूफ। ये सबसे बड़ा बेवकूफ कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि आज एक जन ने शेयर लिया, और ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जो
बोगस कंपनियां होती है उसमें ये ज्यादा अप्लाई होता है। ओके, जिनकी रियल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसमें ये होता है कि एक आदमी बोलता है कि ये शेयर का है ना प्राइस ऊपर जाएगा, इसने शेयर लिया है 300 में, इसको मालूम है शेयर का प्राइस ये 300 से ऊपर जाएगा। अब दूसरा आता है उसके पास, वो बोलता है हाँ ये तो अपना, अभी पहले मैंने सोचा है 300 के ऊपर जाएगा लेकिन ये 350 तक जाएगा। वो दूसरा वाला आता है, वो बड़ा बेवकूफ, वो बोलता है कि ये तो 350 नहीं 400 तक जाएगा। तो ये बोलता है कि भाई 350 में मेरे को बेच दे, मैं खरीदने को तैयार हूँ। और वो आदमी बोलता है चलो 350 तक जा रहा है तो ये ले रहा है तो दे दो, तो 350 में इसको दे दिया। अब इसको लग रहा है कि ये 400 में जाएगा। अब एक और बेवकूफ आता है, वो बोलता है कि इसका प्राइस तो 500 में जाएगा। तो ये बोलता है ठीक है मुझे 400 में दे दे, मैं ले लेता हूँ। ओके, फिर उसने ले लिया। अब देखो जो पहले वाले दो है ना वो सयाने हो गए, क्योंकि उनका जो है काम निकल गया, उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो प्रॉफिट कमा लिया। अब ये तीसरा आदमी आया, ये तीसरा आदमी बोल रहा है ये अपना 500 तक जाएगा। ओके, अब चौथा आदमी आता है, चौथा आदमी बोलता है ये 500 नहीं ये तो सीधा 1000 तक जाएगा, तुम 500 क्या मेरे को 600 में दे दो, मैं खरीदने को तैयार हूँ। ओके, अब उसने ले लिया। अब हुआ ये कि इसके आगे और कोई आदमी नहीं जो सोच रहा है कि और ऊपर जाएगा, तो बोल रहा है ये 500 600 ये बहुत ज्यादा है प्राइस में लिया भाई, इसके ऊपर नहीं जाने वाला है। तो अब जो है ना इसको बोलते हैं सब बिगेस्ट फूल थियरी। तो इसमें कौन होता है, ये जो सबसे जिसने सबसे लास्ट में लिया ना वो बेवकूफ बन गया। ओके, और पहले वाले सयाने बन गए, ये बेवकूफ बन गया। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि शेयर मार्केट में जो बोगस कंपनियां होती है उनके शेयर में ऐसे ही वैल्यू बढ़ती है। ओके, जैसे इलॉन मस्क आया अचानक बोल दिया ये बिटकॉइन बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ गया कॉइन। ओके, उसके बाद जिसने सबसे महंगा लिया और बाद में नीचे चला गया तो सबसे बड़ा लॉस उसका ही हुआ। तो ये शेयर मार्केट को हमको समझ के चलना है कि शेयर मार्केट में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। ओके, और हमारे पास टाइम होना चाहिए रिसर्च करने का, और हमारे पास वो टेक्निक, शेयर मार्केट में दो तरह की रिसर्च होती है। ओके, एनालिसिस जिसको बोलते हैं। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल यानी वो कंपनी की जो बुनियाद है। ओके, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, कंपनी की बुनियाद कितनी स्ट्रांग है और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, आगे उनका जो बिजनेस मॉडल है वो कितना स्ट्रांग है, यानी वो कितना पैसा जनरेट कर सकता है। कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट को आज की तारीख में खरीदा जाता है एडिशनल पैसा देकर। 10 रुपए का शेयर अगर 500 में खरीद रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है आगे ये फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमाएगा, तो इसीलिए मैं ज्यादा देने को तैयार हूँ। तो प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पर एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी का मतलब एक तो कौन सी इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब फंडामेंटल को स्टडी किया जाता है और वो बेस पे डिसाइड होता है कि ये कंपनी आगे बहुत प्रॉफिट जनरेट करेगी। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या होता है, उसकी जो चार्ट बनती है, प्राइस की जो चार्ट होती है ना, वो चार्ट्स को स्टडी किया जाता है और उसमें एक चार्ट में ना पैटर्न फॉर्म होते हैं, एक कैंडल शेप फॉर्म होता है कि ये सबसे ऊपर वाला प्राइस क्या था, सबसे नीचे वाला प्राइस क्या था, उसकी तरह से एक कैंडल बनती है। ओके, और उसके बाद वो कैंडल जो होती है, वो कैंडल की पोजीशन क्या है, कैंडल की साइज क्या है, ओके, वो सबसे पैटर्न बनते हैं। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं। ओके, इसमें एक अपना हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है। ओके, ग्राफ का कि भाई ये थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर बहुत ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी जैसे शोल्डर होते हैं, पहले एक शोल्डर फॉर्म होते हैं और बीच में एक सर फॉर्म होता है। तो वो हेड एंड शोल्डर के बाद जो होता है वो प्राइस में अगर डायरेक्ट हेड एंड शोल्डर है तो वो प्राइस में गिरावट आ सकती है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में वो प्राइस ऊपर जा। तो ये सब जो है आपको भले नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ लो कि ये टेक्निकल एनालिसिस है उसका। ओके, वो पैटर्न्स को समझना और उसके बेस पे डिसाइड करना कि आगे इसका प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सवेरे के टाइम पहले ही सब लोग बैठ जाते हैं, मार्केट 9 बजे खुलेगा लेकिन वो 9 बजे के पहले लोग बैठ के वर्ल्ड का जो मतलब मार्केट है उनका एनालिसिस करते हैं कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अगर वर्ल्ड में अपना मार्केट ऊपर जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में भी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, और अगर वर्ल्ड में मार्केट सब जगह नीचे जा रहे हैं, रेड में है, तो पॉसिबिलिटी इंडिया में भी नीचे जाएगा। तो पहले आप वर्ल्ड का मार्केट स्टडी कर लेते हो, फिर आप बैठते हो, फिर यहाँ के इंडियन मार्केट में भी आप इंडस्ट्री पे स्टडी करते हो। ओके, पहले तो आप उसका जो सेंसेक्स यानी पूरे इंडिया का जो जितने भी मतलब वो जो अपना निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स जो होती है आप उनको स्टडी करते हो।
वो स्टडी करने के बाद फिर आप इंडस्ट्री पे जाते हो, ओके, वो सेक्टर पे जाते हो, वो सेक्टर के बाद वो इंडस्ट्री वो कंपनी, तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि इस समय इसमें एंट्री करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए। तो ये जो पूरा, जो आपको मैं बेसिकली सिंपल में समझा है, लेकिन ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, तो उसके लिए भी आपको सालों साल स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने वो सब कोर्स किया हुआ है। मेरे पास बड़े बड़े मोटे मोटे बुक पड़े हुए हैं, ओके, जिसमें पूरा वो एनालिसिस, जैपनीज कैंडलस्टिक, ऐसे बहुत सारे, ट्रेडिंग इन माय रूम, ये काफी सारे बुक्स है जो बहुत मोटे बुक्स होते हैं जिसमें बहुत स्टडी किया जाता है। अब लोगों को लगता है शेयर मार्केट में पैसा डालना खाने का काम है, इसने टिप दे दी, उसने टिप दे दी, चलो वो टिप के भरोसे जो रहते हैं ना, वो लॉस भी बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो बड़ा प्रॉब्लम। तो अब ये सिचुएशन में क्या किया जाए कि भाई रोज मुझे तो मार्केट का वो बैठ के चेक नहीं करना है कब प्राइस ऊपर गया, मेरा थोड़ा हार्ट रेट ऊपर जाता है, ओके, बिकॉज मैं एक जगह पे गया था, तो वहां पे है ना एक आदमी जो ट्रीट कर रहे थे, पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, वो हर एक को यही पूछते थे, तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है, शेयर मार्केट में हो क्या? ओके, बोले शेयर मार्केट में जो होता है उनको स्ट्रेस होता है, बीपी होता है, ये होता है, वो होता है, सब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से। और मैंने तो कई लोगों के घर टूटते हुए देखे, डिवोर्सेस देखे मैंने ऐसे, ये चीज की वजह से, ओके, क्योंकि वो स्ट्रेस, बिकॉज वो स्ट्रेस है ना, आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है और आपका बिहेवियर घर वालों से चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो अगर आप, तो जब तक शेयर मार्केट आपका, आप ट्रेडिंग आपका प्रोफेशन नहीं है ना, तब तक खुद शेयर मार्केट में एंट्री करने की गलती मत करो, क्योंकि आज जब सब अच्छा चल रहा है तो ठीक है, आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो मार्केट गिरेगा ना, तो कमर तोड़ देता है लोगों की। एंड आई एम टॉकिंग नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बट ऑल्सो यूएस, क्योंकि मैंने ये स्टडी इंडिया में तो की लोगों की, लेकिन यूएस के भी जो लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट, उनको भी मैंने पूछा, तो उनका भी यही था कि जैसे अपना एक गुजरात में एक मंदिर है, वो मंदिर का जो प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद आपको वहीं खत्म करना होता है, उसके बाहर नहीं लेके जा सकते। किसी को पता है वो कौन सा मंदिर है? ओके, कि वहां पे जो प्रसाद है वो कुरमुरा टाइप का रहता है प्रसाद वो, लेकिन वो प्रसाद आपको वहीं खत्म करना है, यू आर नॉट अलाउड टू टेक इट आउटसाइड। तो बोला शेयर मार्केट भी वैसे ही टाइप का मंदिर है कि जो भी आप कमाते हो, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो वो पूरा गवा के निकलते हो। तो ये जो मैंने अपने जो लोगों से पूछा, तो मुझे वो मालूम पड़ा कि उनका वो हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग गवाते हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि वो मार्केट का प्रिंसिपल ही ये है कि अगर वो मार्केट में सब लोग राइट होंगे ना, मेजॉरिटी अगर राइट होगा ना, तो कोई नहीं कमाएगा। मार्केट में कमाना है ना, तो मेजॉरिटी की सोच आपकी सोच से अलग होनी चाहिए। आपको लग रहा है मार्केट, ये शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ओके, तो बाकी सब लोग को ये होना चाहिए कि ये प्राइस नीचे जाएगा, तभी आप वो सस्ते में खरीद पाओगे। अगर सब लोगों को लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, तो कौन बेचेगा उसको? तो जो हमेशा मार्केट में 10% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं, प्रोफेशनल्स कमाते हैं, 90% लोग जो होते हैं ना, वो गवा के जाते हैं, क्योंकि वो 90% का। और मार्केट में देखो, कभी भी कोई भी शेयर के लिए ये इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हमेशा एक आदमी तो गलत है, 50% पीपल आर ऑलवेज रॉन्ग। कैसे? जो लोग शेयर खरीद रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, जो लोग शेयर बेच रहे हैं उनको ये उम्मीद है कि ये प्राइस नीचे जाएगा। दोनों में से एक ना एक तो गलत साबित होगा ना, तो 50% तो गलत साबित। तो अभी ये प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, म्यूचुअल फंड जो एएमसी होती है, वहां पर, एएमसी जो होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वहां पर प्रोफेशनल्स होते हैं। वो प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेंगे और वो पूरा जमा करेंगे। तो म्यूचुअल फंड जमा हुआ पैसा, वो फंड को फिर वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सब जो टाइम अपना, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। वो फंड मैनेजर का लुकआउट होता है, फंड मैनेजर के पास टीम होती है, वो आपके बिहाफ पे ही वो करते हैं। तो यानी आपका वो थोड़ा सा काम वो हटाते हैं और उसके बदले में आपसे वो अराउंड 1.5-2% आपसे वो ले लेते हैं। तो यानी इसका जो चार्जेस होता है, तो वो चार्जेस ले लेते हैं। अब कई बार है ना, आदमी वो चार्जेस को बचाने के चक्कर में खुद अपना कर बैठता है और उसमें फिर गलतियां हो जाती है, फिर लॉस भी होते हैं।
अच्छा, ये म्यूचुअल फंड की वजह से भी फायदा ये होता है कि एटलीस्ट आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबका पैसा लेकर उसको इन्वेस्ट करना, तो उसकी वजह से आपकी रिस्क कम हो जाती है क्योंकि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन 100% करेक्ट वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो भी 100% करेक्ट होते, ओके, तो सारे के सारे म्यूचुअल फंड के जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो 12, 15, 16% में रहते। आज भी मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड जो है उनके प्रॉफिट जो है वो 5-6%, 4%, 3% में चलते हैं। ओके, तो ये क्योंकि हर एक म्यूचुअल फंड अलग फंड मैनेजर अपनी, बिकॉज अल्टीमेटली वो फंड मैनेजर भी एक इंसान है, तो वो अपने हिसाब से ये कॉन्सेप्ट यूज करता है, वो वैसे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। तो यानी आपका पैसा कोई प्रोफेशनल इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, सिंपल शब्दों में आपको समझाऊंगा। एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी शेयर मार्केट में पैसा डालना कि प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता है। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड यानी कर्जा लेना, सॉरी कर्जा देना, आप उनको डेट दे रहे हो। अब कंपनियां आएंगी, कंपनियां आके आपको बोलेगी कि मुझे पैसे चाहिए, ओके, और कंपनी डूब भी गई तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है, आपने कंपनी को उधार दिया है। लेकिन यहाँ पर लोगों को ये जो बोला जाता है वो स्टेटमेंट एक्चुअली में सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंपनी डूब गई तो जिनसे कर्जा लिया ना वो भी डूब जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं होता है कि कंपनी नीचे गई तो आपका पैसा बच गया, आपने कर्जा भी दिया है तो वो भी डूब जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड में इक्विटी से कम रिस्क होता है, नील नहीं होता, खत्म नहीं हो जाता। तो ये किसी ने अगर आपको बोला है कि डेट म्यूचुअल फंड यानी बिल्कुल जीरो रिस्क है, तो रॉन्ग बोला है। डेट म्यूचुअल फंड का रिस्क इक्विटी से थोड़ा सा कम है। सिमिलरली अगर रिस्क कम हो गया तो एक फंड के रिटर्न्स भी कम है। ओके, तो वो वहां पर रिटर्न आपको 6-7% मिल सकता है डेट म्यूचुअल फंड में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल सकता है, लेकिन डेट में आपको कम मिल सकता है। और डेट म्यूचुअल फंड में ही एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं लिक्विड फंड। लिक्विड फंड वो होते हैं जो नॉर्मली 30 दिन से लेके 60 दिन तक कर्जा देते हैं, वो भी चेक करने के बाद, कंपनी को, बैंक को चेक करने के बाद वो मैक्सिमम 2-3 महीने का ही कर्जा देते हैं वो। तो ऐसे में वो कंपनी या बैंक का डूबना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो डूबना रहेगा तो थोड़ा टाइम लगाएगा ना। अगर आज की तारीख में मैंने चेक किया है तो 2 महीने में डूबने की चांस 1% है, 99% वो नहीं डूबेगा पैसा। लिक्विड फंड मैं क्या करता हूँ, मैं वो लिक्विड फंड इज द सेफेस्ट फंड इन ऑल द म्यूचुअल फंड। सेफेस्ट वही है, लेकिन लिक्विड फंड नॉर्मली लोग एडवाइज नहीं करते, क्योंकि लिक्विड फंड में है ना, वो अपना जो एजेंट होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने, बिकॉज लिक्विड फंड होता है टेम्पररी पैसा रखने के लिए, ओके, जैसे सेविंग अकाउंट है, वो सेविंग अकाउंट से आप कंपेयर कर सकते हो लिक्विड फंड। तो लिक्विड फंड में अभी सेविंग अकाउंट में आपको मिलेगा 2-3%, लिक्विड फंड में आपको मिलेगा 5%, तो वो बेटर ही है। मैं जब भी क्रेडिट कार्ड से परचेज करता हूँ ना, तो मैं उतना अमाउंट लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, अपने अकाउंट से निकाल के लिक्विड फंड में, तो वहां पे 5-5.5% मुझे मिल जाता है। ओके, महीने का मतलब साल का 5-5.5% के हिसाब से। तो अगर आप 1 लाख रुपए रखो और साल भर रखोगे ना, तब जाके आपके एडवाइजर को कुछ 500-1000 रुपए कुछ मिलेंगे। तो वो तो कोई रखेगा ही नहीं साल भर के लिए लिक्विड फंड में, तो यानी उनको इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो वो एडवाइस नहीं करते। बट लिक्विड फंड इज अ गुड वे फॉर कीपिंग इमरजेंसी फंड ऑल्सो एंड फॉर कीपिंग सम मनी असाइड ऑल्सो, तो वो आपके लिए अच्छा तरीका हो सकता है। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअल फंड में अपना ये। हम लोग एक और अपना मैं एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो पूरा म्यूचुअल फंड जिनको डिटेल में समझना है ना, कि अलग अलग टाइप, बिकॉज में फिर वो भी होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, यानी वो उसमें क्या होता है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट वो सब मिला के। अब आजकल जो बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जब मार्केट ऊपर है तो इक्विटी में नहीं डालते, क्योंकि बोलते हैं मार्केट पहले ही ऊपर है, अभी डालेंगे तो नीचे जाएगा तो लॉस होएगा, तो उस समय वो डेट में डालते हैं। और जब मार्केट नीचे है तो वो डेट में नहीं डालते, वो इक्विटी में डालते हैं, तो वो बैलेंस। तो ये अलग अलग तरह के फंड का मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। जिनको वो जानना है
म्यूचुअल फंड समझना है आप लोग वो वीडियो देख लेना। बाकी लोग आप इतना समझ लो कि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करने से तो थोड़ा सेफ है, लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है ये है ना, सब लोग वो अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं कि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डालो, एजेंट के थ्रू मत डालो। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें है ना ये अभी पेटीएम, लोग पेटीएम के थ्रू भी डाल रहे हैं। अभी कल भी परसों मुझे किसका फोन आया था, नहीं कल आया था सवेरे, बोला अभी मैंने ना वो पैसा डाल दिया, अभी वो फंस गया है, वो गड़बड़ हो गई है। ओके, तो वो अपना लमसम के बदले अपना SIP हो गया है और इतना अमाउंट ये हो रहा है, और वो पेटीएम वाले बोल रहे हैं कि आप जाके वो कंपनी से बात करो। तो मैंने बोला क्यों गए बिना एजेंट के वहां पे? ओके, आप है ना वो थोड़ा सा 500-1000 रुपए बचाने के चक्कर में आप लाखों रुपए अपने रिस्क पे डाल रहे हो, तो वो ऐसा मत करो। ओके, गाइडेंस लो, आपको गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे आपको कौन सा टाइप, क्योंकि वो लोग तो वही बेचेंगे जहाँ पे उनको ज्यादा कमीशन है। पेटीएम तो उसको पता है ना कि उसका आप फोन भी करोगे तो किससे बात करोगे, कॉल सेंटर में कोई पर्सन उठाएगा, वो थोड़ी आपको जानता है, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। वो फोन कट भी कर देगा, आपको फिर दूसरे को फोन करके समझाना पड़ेगा क्या मैटर हुआ है। तो वो चीजों में मत जाओ, आप डायरेक्ट मत करो। अगर आपको करना ही है तो किसी न किसी एजेंट के थ्रू करो जो आपको राइट गाइडेंस दे और आपको कंट्रोल पूरा दे दे, आपसे कुछ छुपाए नहीं। क्योंकि हमारे घर पे ये गलती हुई थी, मेरी बहन और मम्मी ने अपना थोड़ा म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे कई साल पहले। तो वो एजेंट है ना, उसने अपना ईमेल आईडी भी अपना डाल दिया था, फोन नंबर भी अपना डाल दिया, यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट आता ही नहीं था। तो यानी पूरा एजेंट के भरोसे थे, जब पैसे विड्रॉ करने हो तो भी एजेंट के भरोसे, मतलब एजेंट बोलेगा नहीं विड्रॉ करना है तो खत्म। अब मैं जो किसी को म्यूचुअल फंड देता हूँ ना, उनको मैं सीधा ऐप दे देता हूँ, आपको जब चाहिए पैसे डालो, आपको जब चाहिए पैसे निकालो, आपकी मर्जी है। मैं गाइड करूंगा लेकिन मैं आपको कंट्रोल नहीं करूंगा कि नहीं आप निकाल नहीं सकते। मैं आपको पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आपको जब रिपोर्ट देखनी है, जब ओपन करो आप रिपोर्ट देखो। आपको चाहिए कि मैं रिपोर्ट भेजूं तो मैं रिपोर्ट भेजूंगा, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में कौन से देखे, FD देखी, RD देखी, और प्रॉपर्टी को हम लोग समझा, गोल्ड का हम लोगों ने समझा, बिटकॉइन का हम लोगों ने समझा, और शेयर मार्केट। ओके, कि शेयर मार्केट मतलब एक कंपनी का एक हिस्सा खरीदना होता है ताकि फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए हम लोग आज उसको ज्यादा पैसा दे दें। और इसके अलावा हमने म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा समझा। अब आते हैं हम लोग, अभी हम आज का सेशन 5 मिनट और एक्सटेंड करूंगा मैं। एनपीएस क्या करता है? एनपीएस अभी म्यूचुअल फंड में आपको नॉर्मली टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। एनपीएस में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। 50,000 रुपीज तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको अपना एडिशनल 80D में भी आप उसका 80CC/D में भी आप बेनिफिट ले सकते हो उसका। तो 80C में आपको 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट होता है। अच्छा, जिनको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है कोई टेंशन नहीं है, मैं टैक्स प्लानिंग के ऊपर आप लोग का एक अलग सेशन में ऑर्गेनाइज करूंगा, क्योंकि मैं वो कॉर्पोरेट में भी करता हूँ कि आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, तो वो हम लोग अलग से ले लेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि एनपीएस में टैक्स बेनिफिट भी एक्स्ट्रा है, और एनपीएस भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। एनपीएस भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे कहाँ, अभी उसमें है ना ये समझ लो पीपीएफ में सेफ होता है। ओके, आपको पीपीएफ का जो रिटर्न होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर क्वार्टर में बोलते हैं कि इतना अमाउंट देगी। एनपीएस में रिस्क होता है क्योंकि एनपीएस इज मार्केट लिंक। एनपीएस में भी अभी कई लोगों को एनपीएस में इन्वेस्ट किया, उनको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ उन्होंने सिलेक्ट भी किया था फॉर्म में। चंद्रा, आपने एनपीएस का फॉर्म भरा था ना? तो एनपीएस में आपको ऑप्शन मिले होंगे ना, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, इक्विटी। उसमें I remember seeing whether you want to invest in equity or in tech fund, that kind of option होता है। कितना % आपको इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है। राइट, और गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट वाला याद नहीं आ रहा, दिस वाज डन लाइक few years ago। अच्छा, उसके बाद कभी देखा है, अभी कभी भी स्टेटमेंट देखा है एनपीएस का? स्टेटमेंट एनपीएस का लाइक आई नो ब्रॉडली कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, बट स्टेटमेंट कभी नहीं देखा है। स्टेटमेंट देखना एक बार। तो जैसे जो सीडीएसएल का जो जैसे अपने पास स्टेटमेंट आता है लाइक वंस इन अ मंथ, तो हाँ, उसमें जैसे आई गेट टू सी कि उसके हाँ। अंदर आ रहा है, दिख रहा है।
वो ऐसे स्टेटमेंट में अलग आपको से प्रॉफिट एनपीएस का मिलेगा। देखा नहीं। हाँ, तो एनपीएस का मैं अलग आपको से नहीं स्टेटमेंट निकाला। स्टडी करना बताऊं कि स्टेटमेंट को स्टडी कैसे करना है, एटलीस्ट समझना कैसे बेसिक में। तो एनपीएस में देखो अगेन राइटली सेड, सब लोग का ये होता है, मैं जिनको भी पूछता हूँ ना, उन लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है कि कितना कहाँ पे और क्यों किया है, अब कौन से ये कर रहे हैं। तो एनपीएस में लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप एनपीएस में फिर भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो एनपीएस में आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, और आपको जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एनपीएस में एटलीस्ट वो टैक्स बेनिफिट एटलीस्ट थोड़ा तो फायदा हो रहा है। और एनपीएस का रिटर्न्स भी जो रहता है वो भी मतलब एवरेज रहता है, कुछ खराब नहीं होता है उसका। मैंने अभी तक जो देखा है, अभी तक मैंने अच्छा ही देखा है उसका। ओके, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर ही है, मार्केट जब नीचे जाएगा तब देखा जाएगा उसमें, लेकिन एनपीएस गिव्स डिसेंट रिटर्न, उसके एनपीएस के डिसेंट रिटर्न होते हैं। तो मैं आप लोग को शायद वो भी ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, जब हम लोग आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तब मैं आपको वो ऑप्शन भी सजेस्ट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन योर टैक्सेशन। ओके, तब आपको वो समझ में आएगा कि आपको एनपीएस में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दैट आई विल सजेस्ट। तो अभी एक एनपीएस भी एक ऑप्शन है जहां पर आपको रिटर्न फिक्स नहीं होते, गारंटेड नहीं होते, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपको हो जाता है। ओके, और इसके अलावा अपना सेविंग प्लान, तो एलआईसी के जो सेविंग प्लान होते हैं उसमें आपको रिटर्न जो होते हैं वो टैक्स फ्री मिलते हैं और गारंटेड मिलते हैं। ओके, गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न आपको मिलेंगे, क्योंकि वो आज की तारीख में जो भी डिसाइड हुआ वही अमाउंट आपको मिलेगा, मतलब और आज की तारीख में जो भी आपका कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए वो आगे भी चलेंगे। ओके, तो हम लोग अभी जब पीएमजी मॉडल डिस्कस करेंगे ना, अभी हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स को समझ लिया थोड़ा सा कि क्या क्या टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन जब पीएमजी मॉडल ये 2 सेशन चलेगा ना, तो पीएमजी मॉडल में आपको समझ में आएगा कि इसकी बिरयानी कैसे बनाई जाए, ये इंग्रेडिएंट को कैसे मिक्स किया जाए, कितना प्रोपोर्शन में क्या करना चाहिए, वो वहां पे समझ में आएगा। अभी एटलीस्ट थोड़ा पता तो चला कि एनपीएस थोड़ा होता क्या है, थोड़ा रफ आइडिया जानने के लिए था। आगे हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तब उसमें क्लैरिटी और आपको आएगी, क्योंकि वो पूरा सेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही है, बट इट्स इन अ मॉडल। ओके, यस स्मिता जी, आपका कुछ क्वेश्चन था? सर, ये नेशनल पेंशन स्कीम एंड नेशनल प्रोविडेंट फंड, these are two different things, ना? NPS and NPF. Provident fund is different and national pension scheme is different. So we are talking about national pension scheme, Right. Provident fund में जो आपको होते हैं 3 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है ईपीएफ, ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो आपके स्कूल या आपका कंपनी आपका अपना वो काट के गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे देती है, तो वो ईपीएफ हो जाता है। और उसके दूसरा होता है वीपीएफ। वीपीएफ इज अ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, यानी अभी जिनको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को ही बोल देते हैं कि आप हमारा थोड़ा और एडिशनल पैसा काट दो और हमारा इन पीएफ में इन्वेस्ट कर दो। तो वो क्योंकि सामने से वॉलंटरीली बोला गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। और तीसरा होता है पीपीएफ। पीपीएफ नॉर्मली उनके लिए बनाया गया कि जो सैलरीड नहीं है, जॉब पे नहीं है, उनके लिए भी पीएफ का बंदोबस्त होना चाहिए, तो उनके लिए पीपीएफ बनाया गया। लेकिन हो उल्टा रहा है, जो बिजनेसमैन है उन लोग को पीपीएफ में करना चाहिए, लेकिन सैलरीड आदमी वो भी पीपीएफ में कर रहा है, क्योंकि उसको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पता नहीं है, तो वो भी पीपीएफ में कर रहा है। आइडियली पीपीएफ इज टू बी यूज्ड बाय द पीपल हु डू नॉट हैव अ जॉब, उनको पीपीएफ में करना चाहिए। तो ये है अपना पीएफ का कॉन्सेप्ट, 3 पीएफ। और लेकिन उनमें पीपीएफ ईपीएफ ये सब में है ना, गवर्नमेंट जैसे एफडी में आपको पता होता है कि आपको आपका प्रिंसिपल तो सेफ है ही है, आपके रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे, खाली रिटर्न का परसेंटेज बदलता रहेगा। गवर्नमेंट हर क्वार्टर में बताती है कि ये क्वार्टर में कितना परसेंटेज देने वाली है। ओके, लेकिन एनपीएस में रिस्क आपके ऊपर है, उसमें गवर्नमेंट नहीं बताएगी। यस चंद्रा। I'm actually looking at my NPS statement right now, and it just shows like tier 1, tier 2, tier 3, and it's like scheme A, scheme B, scheme C, वैसे खाली दिया हुआ है। It doesn't really talk much about it. वेरी गुड। तो हम लोग है ना उसको अपना एक काम करना, वो स्टेटमेंट मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। आई विल स्टडी इट, आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद योर एनपीएस। Sure. ओके, तो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, बिकॉज अभी हम लोग जो सीखेंगे ना, आगे चल के आप लोग जो भी इन्वेस्ट करोगे वो टिप के बेस पे नहीं करोगे, गोल बेस करोगे। यहाँ पर फायदा है, वहां पर फायदा है, बिकॉज जिसने एक आदमी ने प्रॉपर्टी में एक पैसा कमा लिया, वो बोलेगा प्रॉपर्टी में आजा डालने को पैसा।
एक ने शेयर मार्केट में कमा लिया वो आके बोलेगा, लेकिन जब लॉस करेगा तो आपको साथ में लेके डूबेगा वो। तो अभी आप टिप बेस्ड नहीं जाओगे, यू विल गो ऑन गोल बेस्ड। ओके, यू विल डिसाइड कि विच इज द नॉन नेगोशिएबल, विच इज द नेगोशिएबल। जो भी नेगोशिएबल गोल है वहां पे रिस्की इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो बिंदास। जो नॉन नेगोशिएबल गोल्स है उसमें रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो यानी सब तरह की इन्वेस्टमेंट अच्छी है, जैसे मैंने कल भी बताया था, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर गुड। ओके, बट यू नीड द मिक्स, एंड द मिक्स इज नॉट अ स्टैंडर्ड मिक्स। हर एक के लिए मिक्स अलग बनेगी। तो अभी आप लोग का भी जो है, अभी आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। तो कल हम डिस्कस करेंगे पीएमजी मॉडल पार्ट 1 और परसों डिस्कस करेंगे पीएमजी मॉडल कंक्लूडिंग पार्ट। विद दीज 2 सेशंस you will be in a much better position to decide on your investment. आपको ये भी पता चलेगा कि आपने जो आज तक किया है उनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। ओके, और फ्यूचर में आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। एंड देन वी विल बाद में हम लोग आपस में हर एक के साथ में मैं पर्सनली बैठ के आपको मैं आपका खुद का फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प भी करूंगा। यस, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी एंड द सेशन? सर मुझे एक क्वेश्चन था, म्यूचुअल फंड्स हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं? हाउ डू आई डिसाइड विच म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर मी, और प्रोबेबली which mutual fund should I be buying? ऐसे कैसे, how do I decide? I decide on my goals, I decide on how much is the percentage that I want to invest in. ये सारी चीजें ठीक है, but which company is good for me, वो मैं कैसे decide कर सकती हूँ? ओके, तो अभी आप कैसे डिसाइड करते हो? सर अभी तो जो भी म्यूचुअल फंड मैंने लिए हैं वो तो आई हैव टेकन इट थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड ओनली, सो आई हैवंट गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ इट। उन्होंने बोला, मैंने ले लिया, ऐसा हुआ है अभी तक तो हर एक म्यूचुअल फंड में एक रिस्कोमीटर भी होता है एक बॉटम में। ओके। और म्यूचुअल फंड को भी अपना सिलेक्ट करना, तो इसमें भी अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टडी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड। तो कई कंपनीज होती है जो वो स्टडी करके हमको एक लिस्ट देती है कि भाई अभी ये वाले म्यूचुअल फंड बेटर है। ओके, एक होता है आप वेबसाइट पे चले जाओ, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या मॉर्निंग स्टार वगैरह, वहां पे चले जाओ, वहां पे भी आपको दिखेगा कि भाई टॉप 10 म्यूचुअल फंड कौन से। ओके, और दूसरा होता है कंपनी स्टडी करके हमको बताती है कि ये वाले म्यूचुअल फंड सही है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो जो सबको ऐप दे देता हूँ, ओके, वो ऐप में भी उनको दिखाई देता है कि कौन से वाले अभी टॉप पे म्यूचुअल फंड है। मतलब अभी मैं खुद भी अपना कभी भी मुझे इन्वेस्ट करना हो, सीधा ऐप में जाता हूँ, वो ऐप ओपन कर, आपको मैं लिंक दे दूंगा, जिनको भी वो ऐप ओपन करना है आप लोग वो लिंक ऐप ओपन कर सकते हो। ओके, और आपको वो अपना उसका कुछ चार्जेस नहीं रहता है, डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है उसमें। ओके, तो वो अपना वहां जाकर आपको एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन एनीथिंग, आप एटलीस्ट वो ऐप को ऑब्जर्व कर लो कि ऐप में क्या क्या हो रहा है। ओके, कौन सी चीज कहाँ पर है। तो जस्ट टू शो यू राइट अवे सर बिकॉज क्या हो जाता है ना, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड थ्रू अ बैंक एम्प्लॉय और अ बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, वो लोग तो अपने ही कंपनीज के म्यूचुअल फंड हमें सजेस्ट करेंगे, बिकॉज दैट्स वेयर देयर कमीशन एंड देयर टारगेट्स लाई। अरे वहां पर क्या हम लोग ऐसे एजेंट, हम लोग को भी आता है कि आप ये वाला बेचो, आप वो वाला बेचो, इसमें ज्यादा कमीशन। मैं बोलता हूँ भैया वो हाँ सब नहीं करेक्ट करना। करेक्ट। अभी देखो मैं हाँ। आपको ये ऐप दिखाता हूँ, ये ऐप दिख रहा है आपको, इज इट विजिबल? ओके, डैशबोर्ड करके दिख रहा है, डैशबोर्ड, हाँ डैशबोर्ड। अभी एक काम करता हूँ, ओके, अभी दिख रहा है। इनफैक्ट पहले बराबर दिख रहा था थोड़ा तो। ओके, जस्ट अभी दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, हाँ जी हाँ दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके, अभी ये दिख रहा है इन्वेस्ट, माय अकाउंट, रिपोर्ट वगैरह वो सब। अब मैं हाँ इन्वेस्ट पे जाऊंगा। ओके, इन्वेस्ट पे जाऊंगा तो अभी देखना हाँ आपको दिखेगा फ्रेश परचेज, एडिशनल हाँ परचेज, स्टार्ट, रिडेम्पशन। देखो रिडेम्पशन का भी ऑप्शन है। ओके, SWP स्टार्ट हाँ करना है, SIP स्टार्ट करना है, रिडेम्पशन करना है, आप रिडेम पे क्लिक करोगे तो वो पैसा आप निकाल भी सकते हो। यानी पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आज की तारीख में क्या रिटर्न मिल रहा है आपको वो मालूम पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं लिक्विड फंड, मैंने आपको बताया लिक्विड फंड में 5% के ऊपर। अब मैंने ये अमाउंट रखा हुआ है साइड में मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। इसमें रिटर्न देखो नीचे कितना दिख रहा है, 5.48 गुड इनफ। करेक्ट नो? हाँ 5.48 है ना? बराबर 5.48 हाँ सेविंग अकाउंट से अच्छा है ना। हाँ हाँ
एनी टाइम बेटर। और इसको मैं जब चाहूँ विड्रॉ कर सकता हूँ। मैं आज बोलूंगा मेरे को 1 वर्किंग डे के अंदर मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जिस दिन मेरा ड्यू डेट रहता है क्रेडिट कार्ड का, उसके 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैं इसको रिडेम्पशन कर देता हूँ, वो मेरे अपना बैंक अकाउंट में आ जाता है, सिंपल। ओके, और इसमें मुझे अपना कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये सब लोग आप लोग भी यूज कर पाओगे। तो मैं आप लोग को उसका वो मैं पूरा अपना बना के दे दूंगा। और इसके अलावा आपको जब भी मेरी गाइडेंस भी चाहिए होगी म्यूचुअल फंड में, अभी तो मैं आपको बोलूंगा अभी फिलहाल मत करो, फिलहाल आप ऐप ओपन कर लो भले, लेकिन इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट विल कम टू इट, गोल के बेस पे। ओके, ऐसा नहीं कि चलो भाई ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? एक मिनट, आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं आपको दिखा दूं कि भाई कौन से वाले अच्छे चल रहे हैं म्यूचुअल फंड। ओके, तो वो भी इसमें आता है। आपको प्लानिंग करना है, वो चाइल्ड मैरिज प्लान, चाइल्ड एजुकेशन प्लान, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। दिख रहा है क्या? एक्चुअली एकदम हेजी दिख नहीं रहा, हाँ, ब्लर्ड है। ब्लर है सर, थोड़ा ब्लर है। हाँ, वो शायद ये फोकस नहीं कर रहा स्क्रीन की वजह से सर। है। हाँ, वो स्क्रीन की वजह से। तो ये चाइल्ड एजुकेशन अभी दिख रहा है क्या ये सब? राइटिंग एक्चुअली ब्लर्ड आ रहा हाँ, है। तो ठीक है ना, गोल प्लानिंग लिखा हुआ मैं दिख रहा है। आपको दिखा दूंगा कि इसमें कैसे आप गोल भी सेट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं करना। फिलहाल जैसे जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोग इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाद में, जब तक पूरा ट्रेनिंग नहीं पूरा था तब तक मत करना। ओके, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड? ओके, अभी मैं आप लोग को है ना, वो मैं जो इतने सालों में सीखा हूँ वो पूरा का पूरा तो मैं 5 घंटे में ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ उतना ट्रांसफर कर लूंगा जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। मतलब कोई आपको मिससेल नहीं कर सके, कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सके, बस उतना मैं आप लोग को मैं ये सिखा दूंगा कि आप अपना खुद का पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बना लो। क्या लगता है अभी तक जो 4 सेशन हुए हैं, ये सेशन में एटलीस्ट यू गॉट अ क्लैरिटी कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और व्हाट चेंजेस हैव टू बी डन? आर यू इन अ बेटर पोजीशन देन 4 days back? Chandra, what do you think? One thing about it is that we know at least what is the next step to, मतलब next step पहुंचने के लिए क्या करना है। So we need to know कि हमारे पास क्या investments है, मतलब what is our net worth, net वो पता चलेगा। ये पहले हमको पता चले हम लोग हैं कहाँ पर, हम लोग को वही क्लैरिटी नहीं थी आज तक। ओके, और फिर अभी हम लोग को क्लैरिटी मिली है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट में भी क्या चीजें, 3 डायमेंशन देखने चाहिए, कौन से गोल के लिए कौन से डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं, एटलीस्ट वो क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी जो अभी आ गई वो। तो अभी आगे हम लोग जब पीएमजी मॉडल डिस्कस करेंगे तो वी विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी ऑन द थिंग, और आगे आपको समझ में आएगा। मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ, जैसे ही वो पीएमजी मॉडल होगा ना, तो शायद आप काफी लोगों को ये लगेगा कि मेरे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। ओके, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप उसमें पीएमजी मॉडल में आपको जब पता चलता है ना आपकी फ्यूचर जरूरतों का, तो जैसे होता है ना, बिल्ली क्या करती है जब दूध पी रही होती है तो आंखें बंद कर लेती है कि कोई नहीं देख रहा है। तो इसमें कई लोगों का ये हो जाता है कि जब वो देखते हैं ना, अरे बाप रे इतना करना पड़ेगा। ओके, कि जिन्होंने पहले से करते आए हैं ना, डिसिप्लिन में रहे हैं ना, उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। दे आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इवन फ्रॉम द डे वन। द पीएमजी मॉडल देखते ही बोलते हैं सर मेरा आधा तो काम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जिन्होंने बराबर डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है, फॉर देम इट्स लाइक अभी शुरू हो रही है जर्नी, तो उनके लिए थोड़ा सा वो ओवरवेलमिंग हो सकता है। ओके, तो आई जस्ट कीप पीपल वार्न कि हो सकता है आपको लगे, लेकिन बी एश्योर्ड, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन पहला स्टेप छोटा ही होता है। आपको एक एक कदम करके चलना, जंप नहीं मारना है पहाड़ के ऊपर। तो हम आपको गाइड करेंगे, विल बी गाइडिंग यू थ्रू द एंटायर जर्नी फॉर इट। सो जस्ट रिलैक्स एंड बी एश्योर्ड, ठीक है? मुझे तो अभी लग रहा है कि मुझे काफी कुछ करना होगा। नहीं लगेगा, और लेकिन हाँ अपना इतना है कि कभी भी स्टार्ट करना तो वहां से भी शुरू होता है और आगे काम हो सकता है। ओके, राइट स्मिता जी?
Yes, sir. मेरी एज पर आके आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आने वाले 5-6 सालों में आई डू अ गुड जॉब विद दिस. Yeah, it is never too late. Never never late. Yes. कोई भी एज में आ गए आप, उसका वहां से हम प्लानिंग कर सकते हैं. फर्क सिर्फ इतना होता है कि देखो, जो मतलब यू नो देयर इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ एक लाइन जब बनाते हैं ना, आपको ये पॉइंट से आपको अभी आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको रेक्टेंगल में इसमें दिखाता हूँ. ओके, कि ये पॉइंट से मुझे ये पॉइंट तक जाना है ऊपर. ओके, तो अगर मेरे पास ये रास्ता लंबा है, आई हैव दिस लेट्स से 30-35 इयर्स, तो मेरा जो स्लोप रहेगा वो इतना स्टीप नहीं होगा. लेकिन अगर मुझे 40 में आकर मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, ओके, तो वो जो स्लोप रहेगा वो ज्यादा स्टीप रहता है. लेकिन हाँ, तब भी हम पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते, खाली वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट देन वी कैन स्टिल डू इट. तो हम लोग जो 2 सेशन हो जाएंगे, उसके बाद वी विल कम आउट टू द फाइनेंशियल प्लानिंग. सो वी आर डन विद द सेशन. ओके नितिका, वैसे भी हम लोग का सेशन पूरा ही हो चुका है अभी. एनी क्वेश्चन? यस, स्मिता मैम, शायद यूनिवर्स ने इनको हमारे लिए इसीलिए भेजा ताकि हम अभी प्लानिंग शुरू करें ना मैम. हाँ, सोचो मतलब बुढ़ापे में आके मतलब रिटायरमेंट में थोड़ा समय रह गया है एंड वी हैव टू he is a blessing for us. Yeah, he's actually been sent. And I think most of us are sailing in the same boat, all working in Pozad. But we'll set an example, sir. Don't worry. हम लोग Yes, एक yes. example set up करेंगे. And Absolutely. we'll do it, sir. We'll do सर, it. सर absolutely. विद योर हेल्प हमारा भी पीएमजी मॉडल जरा जबरदस्ती बनेगा. Yeah, super बनेगा. That would definitely be there. Perfect होने वाला. हार्ट वाट का ध्यान से हम लोग रख लेंगे, हमें हार्ट अटैक वगैरह नहीं होगा. Just हाँ. show us the way and we'll take that steep climb. Yeah. We'll get it done. Definitely. Yes. Yeah. Thank you. थैंक यू so सर, much. थैंक यू सो Thank मच. you so much, sir. Thank you. God bless all. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, sir. Thank you. Goodbye, Bye. everyone. Thank you so much. Goodbye. Bye.